जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का वर्ल्ड पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1, जिसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने थ्योरी का पोर्शन कर लिया है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, शीत युद्ध का दौर, इसमें हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शीत युद्ध का कालखंड। शीत युद्ध का कालखंड कब से माना जाता है बाबू? तो हम लोगों ने जब थ्योरी वाला पोर्शन कर रहा था तो उसी समय हम लोगों ने इसके बारे में पूरा चर्चा किया हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध का कालखंड 1945 से लेके 1991 तक माना जाता है, यानी टोटल लगभग 46 साल तक ये शीत युद्ध का कालखंड माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को 45 के जगह पे 1946 देखने को मिल जाएगा। 45 न देके 46 से 91 दे सकता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? तो 1945 से लेके 1991 तक। और आप लोग को ये पता होगा 1939 से 1945 तक द्वितीय वर्ल्ड वार का कालखंड माना जाता है। क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार का कालखंड जो था 1939 से लेके 45 तक, यानी कि ये 6 सालों तक चला था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और 1914 से 1919 तक कौन सा कालखंड है? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ये वाला कालखंड है। और 65 से 91 ये कोई कालखंड नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। शीत युद्ध का कालखंड क्या है? तो 45 से लेके 91 तक, यानी टोटल 46 साल तक। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने जब थ्योरी पोर्शन कवर किया था तो उस समय हमने बताया था कि सर्वप्रथम 1954-1955 में एक वार्डुंग सम्मेलन होता है। क्या? वार्डुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में ये सम्मेलन होता है। वहीं पे जो नेम था ना, नेम नॉन एलाइड मूवमेंट कहिए या गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं, उसका नींव रखा गया था। लेकिन पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में, जिसमें लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। टोटल 25 देशों ने भाग लिया था और 25 में 5 तो संस्थापक सदस्य थे। ओके, संस्थापक सदस्य देश थे। ओके, तो हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था, वहीं पे हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो तनाव शैथिल्य का दौर आप लोग को पता होगा कब शुरू हुआ था। तो पूरा शीत युद्ध का अगर कालखंड देखें, पूरा शीत युद्ध का कालखंड अगर देखिएगा तो इसको 5 चरणों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। शीत युद्ध को 5 चरणों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाता है। पहला कालखंड जो होता है वो निरंतर तनाव का चरण या चढ़ाव का चरण माना जाता है, जो 1945 से 46 से लेके 1953 तक चलता है। 53 तक। उसके बाद दूसरा कालखंड आता है वो उतार चढ़ाव का चरण माना जाता है। उतार चढ़ाव का चरण माना जाता है। ओके, जो आप लोग का 1954 से लेके 1962 तक माना जाता है। ठीक है, 1962 तक। उसके बाद तीसरा चरण आता है उतार का चरण। ये रहता है 1963 से लेके 70 के आसपास।
70 तक। एक साल इधर उधर हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, एग्जामिनर एक साल इधर उधर कर सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर आता है चौथा चरण, इसी को तनाव शैथिल्य का चरण माना जाता है। तनाव शैथिल्य का चरण जो 1970-71 से लेके 80 तक चला था। उसके बाद 80 से 90 वाला जो दौर रहता है वो पुनः शीत युद्ध तथा तनाव शैथिल्य का चरण माना जाता है। ओके, ये 1980 से लेके 91 तक का ये चरण रहता है, यानी टोटल 5 चरणों में इसको डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये भी कहीं कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, तनाव शैथिल्य का चरण कौन सा है, तो तनाव शैथिल्य का चरण, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था, तो तनाव शैथिल्य का दौर 1970 के दशक में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता यानी पूरी दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, उसी को तो दो ध्रुवीयता का नाम दिया गया। दो ध्रुवीयता यानी अमेरिका तथा सोवियत संघ का प्रतिद्वंदित प्रभुत्व, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे, और दोनों प्रभुत्व जमाना चाहते थे पूरी दुनिया में। दोनों चाहते थे कि हमारा प्रभुत्व हो पूरी दुनिया में, मतलब यूएसए अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था और यूएसएसआर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है। पूर्व बनाम पश्चिम, पूरी दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 गुटों में बच चुका था, खास करके यूरोप। ये यूरोप अगर देखिए पूरी दुनिया में, यहाँ पे यूरोप आप लोग को देखने के मिल जाएगा। यूरोप उस समय 2 गुटों में बढ़ चुका था, 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। ओके, तो जो पश्चिम वाला हिस्सा था यूरोप का, वो खास करके यूएसए के पक्ष में था, और जो पूर्व वाला गुट था वो यूएसएसआर के पक्ष में था। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है, तो सीधी सी बात है शीत युद्ध के दौर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो सोवियत संघ, हम लोगों ने कल ही थ्योरी वाले पोर्शन में कवर किया था कि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। सबसे पहले नाटो बनाया था अमेरिका द्वारा, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुई थी। उसके उपरांत 1955 में वार्सा पैक्ट रसिया के द्वारा बनाया गया था, यानी सोवियत संघ को ही यूएसएसआर कह सकते हैं, रसिया कह सकते हैं। तो वार्सा पैक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1955 में। ठीक है, नाटो सीटो सेंटो के बारे में आगे हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन में है। नाटो की स्थापना के बारे में आप लोग को पता होगा, 1949 में हुआ था सीटो इसकी स्थापना 1955 में, और सेंटो का सीटो का 1954 में और सेंटो का 1955 में। ठीक है, इतना याद रखना है इसके स्थापना का डेट। सेंटो, इसको पहले बगदाद संधि के नाम से जानते थे, बाद में यही 1959 में जाके यही सेंटो के नाम से फेमस हो गया। आगे हम लोग देखते हैं G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो G77 का आशय दुनिया के जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, अविकसित और विकासशील ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, तो विकासशील, मुख्य तौर पे विकासशील देश इसमें ज्यादा है। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन रहता तो ये सही हो जाता, जैसे विकसित और विकासशील देश दिया है, यहाँ विकसित के जगह पे अविकसित दे देता, अविकसित एवं विकासशील देश, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट सही होता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है, तो हम लोग ऑप्शन बी को करेक्ट मान के चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो लगभग छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत रहता है। और खास करके बिहार बोर्ड हर साल 1 2 4
ऐसे क्वेश्चन गलत देता ही है, हालांकि आप लोगों को तो 50% ही क्वेश्चन कवर करना रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था बाबू? तो वो देश था फ्रांस। कहीं कहीं आप लोग को ब्रिटेन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान 1967 के आसपास, 1967 में फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। उसके चलते अमेरिका ने यहाँ, पहले आप देखिएगा, नाटो का जो मुख्यालय 1967 से पहले जो था ना, वो फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ करता था। पेरिस में नाटो का मुख्यालय 1967 तक पेरिस में था, लेकिन जब फ्रांस ने विरोध कर दिया अमेरिका का कि भैया नाटो में तुम्हारा ही नहीं चलेगा, सभी मेंबर का चलना चाहिए और बराबर का हक होना चाहिए, जब ऐसा विरोध किया तो अमेरिका ने वहां से पेरिस से उसका मुख्यालय हटा के ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित करा दिया। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्रिटेन भी करता रहता है, तो ये उतना सॉलिड नहीं आंसर होगा, ऑप्शन बी ही सॉलिड होगा। आगे हम लोग देखते हैं, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूरी दुनिया में जो खास करके देखो, जो यूरोप वाला हिस्सा था अभी बताए थे, तो पूर्व वाला यूएसएसआर के पक्ष में थे और आधा यूरोप यूएसए के पक्ष में था। तो यहाँ पूर्व गठबंधन का नेतृत्व की बात किया जा रहा है, तो पूर्व गठबंधन जो था वारसा पैक्ट था। क्या था? वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर कर रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता ने प्रमुख योगदान निभाई? तो ये हमारे नेहरू बाबा हुआ करते थे। ठीक है, उस समय आजाद हुआ था देश तत्काल में, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और वो थे समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी छवि बनाना चाहते थे। तो और छवि भी बनाना चाहते थे तो बेस्ट वाला, एकदम अच्छा वाला, तो किसी भी पक्ष में शामिल होना नहीं चाहते थे, ये उनका मत था। देखिएगा, जब से आजाद हुआ था देश, तब से ही हमारा देश गुट निरपेक्ष रहा, किसी देश का समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि और यूएसएसआर का समर्थन था, भारत को यूएसएसआर समर्थन देता था और भारत भी यूएसएसआर का समर्थन करता था, लेकिन मुख्य डायरेक्ट वाला नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से करता था। तो गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो हमारे नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो मार्शल टीटो थे। मार्शल टीटो। कहाँ हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन? तो बेलग्रेड में। बेलग्रेड कब हुआ था? तो 1961 में। बेलग्रेड कहाँ, बेलग्रेड किस देश में है? तो यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया बेलग्रेड 1961। ठीक है, मार्शल टीटो। और जवाहरलाल नेहरू आप लोगों को पता ही होगा, भारत के थे। सुकर्डो थे, इंडोनेशिया के थे। अब्दुल नासिर थे, मिस्र के थे। घाना के नक्रुमा थे। यानी कि ये 5 लोग मिलके ही नैम की स्थापना किया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं माने जाते हैं? तो 5 लोगों को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो देखो, गुट निरपेक्ष के जनक, गुट निरपेक्ष के जनक टोटल 5 देश थे। 5 देश। पहला भारत को ही ले ले। भारत से कौन थे? तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा यूगोस्लाविया चलते हैं, यूरोप की एक ही कंट्री था यूगोस्लाविया। यहां से कौन थे? तो मार्शल टीटो थे।
उसके बाद आ जाता है एशिया से, एक और देख लेते हैं इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से कौन थे? तो सुकर्णो थे, सुकर्णो। उसके बाद अफ्रीका के दो देश थे, एक था मिस्र, मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, इजिप्ट पहले बुला करते थे मिस्र को। और यहां से कौन थे? अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है घाना, घाना ये भी अफ्रीकी देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। और यहां से कौन थे? तो एनक्रूमा थे, एनक्रूमा, ओके, एनक्रूमा, आधा नो क्रो यानी क्रूमा, एनक्रूमा, ठीक है। ये 5 देश या कह सकते हैं ये 5 लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक है, जो 1961 में स्थापित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, तो निम्न में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकर्णो के बारे में अभी बात किए, अराफात ये नहीं थे, अराफात खुराफात जो थे वो नहीं थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मार्शल टीटो थे ही, नेहरू जी भारत के थे ही। आगे हम लोग देखते हैं सीटो और सेंटो, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो ये सैनिक गठबंधन थे। हालांकि शीत युद्ध के दौर में जितने भी गठबंधन बनाए गए थे वो सब सैनिक गठबंधन थे, चाहे नाटो ले लो, वार्सा पैक्ट ले लो, सीटो ले लो, सेंटो ले लो, या दो पक्षीय बहुत सारे संगठन बने हुए थे, जैसे चीन, रसिया, ये भी दो देशों का ही एक संगठन माना जाता था। ऐसे दो पक्षीय संगठन बहुत सारा था इनके अलावा। तो जितने भी थे सब सैनिक गठबंधन थे, सब, लगभग सब सैनिक गठबंधन थे शीत युद्ध के दौर में। ये वाला याद रखिएगा मुख्य तौर पे। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सैनिक गठबंधन थे। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ था? तो ये कई बार भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ है, ये कई बार। कब हुआ था? 1983 में, ओके, 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। कब? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं हम लोग, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण जो किया था वो किया था 1974 में। कब किया था? 18 मई 1974 को किया था, ओके। दूसरा कब किया था? तो 1998 में किया था, 1998 में, ओके। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भारत 1998 में किया था और प्रथम 1974 में किया था, ओके। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में हुई थी, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? तो 1968 में। देश के बहुत देशों ने, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया। और इसमें क्या था? परमाणु अप्रसार संधि में क्या दिया गया था? ये दिया गया था कि अब से, यानी इस संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद जो देश इस पे हस्ताक्षर करता है वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, आजीवन नहीं बनाएगा। और भारत के सामने एक कंडीशन था कि भारत का जस्ट पड़ोसी चीन के पास परमाणु बम था और भारत अगर उस पर साइन कर देता तो जाहिर सी बात है भारत परमाणु बम नहीं बना पाता। अब ये तो नहीं है, दोगला प्रवृत्ति का तो है नहीं हमारा देश, एक तरफ साइन कर दें या दूसरे तरफ बना भी ले अंदर अंदर, ऐसे चूतिया तो है नहीं। तो इन सबसे सावधान रहता है भारत। तो भारत क्या था? परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर ही नहीं किया। बाकी ये सब देश हस्ताक्षर कर दिए थे, बाद में ये हस्ताक्षर भी करके और बना भी लिया, ठीक है, बना भी लिया। जब परीक्षण कर लिया तब अमेरिका को पता लगा, तो अमेरिका बाद में इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया। भारत बोला कि भैया पहले जो भी देश परमाणु बम बना लिया है वो अपना परमाणु बम नष्ट करो, फिर ये वाला संधि हमसे करा लो, हम कर देंगे, और नहीं तो हमको भी बना लेने दो, फिर साइन करा लेना, क्या दिक्कत है। यानी कि बराबर का अधिकार भारत मांगता आया है और मांगता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत ने
परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? 1949 में एक ही संगठन बनाया गया था, वो था नाटो। क्या था? नाटो। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। 12 देश मिलके इसके स्थापना किए हुए थे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो नाटो का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया था, और अमेरिका के द्वारा जब नाटो का नेतृत्व किया गया था तो उसी का विरोध किया गया फ्रांस के द्वारा। और जब फ्रांस ने उसका विरोध किया तो फ्रांस में पहले नाटो का जो मुख्यालय हुआ करता था उसी को वहां से चेंज करा दिया अमेरिका। ओके, वार्सा संधि किस देश का सैनिक संधि है? तो वार्सा संधि जो है वो सोवियत संघ का है, याद रखिएगा। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? तो इसका दर्दनाक, ये दुनिया का सबसे शीत युद्ध के दौर का सबसे संकट वाली स्थिति माना जाएगा, तो इसी को माना जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ओके, दोनों देश आमने सामने थे मिसाइल लेके, यूएसए और यूएसएसआर। वो वाली कंडीशन बहुत भयानक थी। थ्योरी वाले पोर्शन में अगर अच्छे से जानना हो तो देख लीजिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूबा संकट कब हुआ था? तो 1962 में। कब? 1962 में। आगे हम लोग देखते हैं द्विध्रुवीयता की विशेषता क्या है? तो द्विध्रुवीयता की विशेषता अमेरिका तथा सोवियत संघ का प्रभुत्व, यही दो ध्रुवीयता का विशेषता है। यानी कि ये दोनों अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे दुनिया में। तो दो लोग, जब एक जंगल में दो गो शेर रहेगा तो दोनों का प्रभुत्व तो हो जाएगा ना। तो वही बात है, दो ध्रुवीयता की विशेषता अमेरिका और सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश वार्सा पैक्ट का सदस्य नहीं था? तो वार्सा पैक्ट का सदस्य कौन नहीं हो सकता? तो जर्मनी का विभाजन हुआ था, उसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। ओके, जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। उस समय जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। इधर जो कब्जा था वो यूएसए का था, और इधर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कहिए या यूएसएसआर। ओके, तो अब देखिए, यहां तो जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, तो यहीं हम लोग पकड़ लेंगे। ये अगर पता होगा जर्मनी का विभाजन के बारे में तो यही ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। तो पश्चिमी जर्मनी ये यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, यानी सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, बाकी सब सोवियत संघ का हिस्सा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जब सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था तो वार्सा पैक्ट तो सोवियत संघ ही बनाया था, उसका हिस्सा कैसे होगा? आगे देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो कब निर्मित हुआ था? नाटो कब निर्मित हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के इन शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो देखो, 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था, 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी पे। इस पे जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। और इस पे 9 अगस्त को जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के इन शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो वो शहर कौन से हो जाते हैं? तो एक नागासाकी और हिरोशिमा दोनों दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आए तो या तो छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो इसका एक नियम है कि ऊपर से जो पहले सही नजर आए उसी को टिक कर देना चाहिए। अगर मान लो यहाँ तो आप लोग को 50 में 50, 100 में 50 करना है, 50 छोड़ देना, लेकिन कंपटीशन में अगर जाओगे तो क्या होगा? तो ऊपर से पहले नियम हुआ करता था ऐसा रूल, तो क्या करना रहता था? ऊपर से जो पहले पढ़ने में आए उसी को टिक करके निकल दिया जाता था।
तो इसके हिसाब से नागासाकी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हिरोशिमा भी यहाँ सही है। आगे देखते हैं, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नेहरू जी ने किया था। ओके, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1945 में बताए थे, पहला क्वेश्चन ही। सन 1917 में किसने रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की? तो रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? तो लेनिन को। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेनिन को। इन्होंने ही 1917 में, इन्हीं के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, और इसी को कहते हैं अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के महीने में ही हुआ था। अगस्त क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, दोनों नाम से जाना जाता है इसको। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लेनिन साहब के, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो इन्होंने बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से यूएसएसआर की निर्माण किया और वहां पे समाजवाद की स्थापना किया। ठीक है, समाजवाद लागू किया, इन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। निम्न में से क्या सबसे अंत में घटित हुआ था? तो सबसे अंत में क्या घटित हुआ था, कौन सी घटना घटी थी? तो इसके अगर ईयर याद है आप लोग को, सन याद है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाइएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, यही हुआ था। ओके, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो 1945 में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। तो यहाँ सबसे अंत में कौन हुआ था? तो 45, 18, 45, 61, सबसे, ठीक है, 61 ही सबसे लास्ट में हुआ था, यानी कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ये सबसे लास्ट में हुआ था। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो 1961 में आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1961 में आया। ओके, वार्सा पैक्ट कब हस्ताक्षर हुए? तो 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। वार्सा पैक्ट यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था, जो 1955 में टोटल 8 देशों ने, 8 देश मिलके इसका निर्माण किए थे। ओके ओके ओके, हाँ, वार्सा पैक्ट यहीं तक हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। हम जब आजाद हुए थे उससे 2 साल बाद, याद रख लीजिए। गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड। ठीक है, याद रखना, बेलग्रेड। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, कब हुआ था बउआ? तो अक्टूबर 1990। ठीक है, 1990, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में माना जाता है? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, 1962 में, इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। चरम बिंदु का मतलब एकदम चरम पे पहुंच चुका था शीत युद्ध। अगर ये चरम बिंदु पे पहुंच के युद्ध हो जाता तो ये शीत युद्ध नहीं रहता, एक महायुद्ध हो जाता, तृतीय विश्व युद्ध हो जाता। ओके, तो क्यूबा मिसाइल संकट, इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। आगे देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान भारत 2 गुटों यानी कि पश्चिमी गठबंधन या पूर्वी गठबंधन में से किसी में भी क्यों शामिल नहीं होना चाहता था? कहने का सीधा मतलब है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ना ही यूएसए की तरफ शामिल होना चाहता था, ना ही यूएसएसआर की तरफ शामिल होना चाहता था। आखिर ऐसा क्यों करना चाहता था भारत? तो भारत गुटनिरपेक्ष रहना चाहता था, किसी भी के, भारत दोनों गठबंधन से दूर रहना चाहता था। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी, भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। आगे हम लोग देखते हैं, उस नेता की पहचान करें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 5 लोगों ने मिलके स्थापना की थी। भारत के नेहरू थे, इंडोनेशिया के सुकर्डो थे, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, मिस्र के अब्दुल नासिर थे, और घाना के एनक्रूमा थे। ये 5 लोगों ने मिलके इसकी स्थापना की थी। तो इसमें से कौन नहीं थे? तो निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव ये कहाँ के थे? तो ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। क्या थे? तो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। ये नैम के यानी नॉन अलाइड मूवमेंट के संस्थापक नहीं थे। ठीक है। नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता था क्योंकि इसमें अधिकांश सदस्य निम्नलिखित में से थे। पश्चिमी गठबंधन यानी यूरोप के पश्चिम वाले देश ज्यादातर शामिल थे, और वो थे अमेरिका के सहयोगी, अमेरिका के गठबंधन में शामिल थे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश सदस्य निम्नलिखित में से थे। क्या थे? तो अमेरिका के पश्चिम भाग, नहीं पश्चिमी यूरोप के। ठीक है, अधिकांश देश पश्चिमी यूरोप के थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसे धुरी शक्तियों के रूप में जाना जाता था? धुरी शक्ति, यहाँ द्वितीय वर्ल्ड वार की बात की जा रही है। ठीक है, द्वितीय वर्ल्ड वार जब हुआ था, ठीक है, द्वितीय वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो उस समय पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र जो था, धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी था, हिटलर वाला जर्मनी, और जापान था, और इटली, मुसोलिनी वाला इटली। ये तीनों देश धुरी राष्ट्र वाले देशों का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब अगुवाई कर रहे थे। और मित्र राष्ट्र था, इसकी अगुवाई जो कर रहे थे वो अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये लोग इसका अगुवाई कर रहे थे। मित्र राष्ट्र का अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, और जो धुरी राष्ट्र था उसका अगुवाई कर रहा था जर्मनी, जापान और इटली। ओके, तो यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसे धुरी शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो हम क्या बताएं? धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान और इटली को। तो इसको ऑप्शन में कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? ओके, जर्मनी, जापान, इटली कहीं है? यहाँ है, जर्मनी, जापान, इटली, ऑप्शन डी में। ये धुरी राष्ट्र हुआ करते थे। ओके, ये जो थे ये धुरी राष्ट्र हुआ करते थे। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किन 2 देशों का समूह द्वितीय विश्व युद्ध के देशों से संबंधित है? ठीक है, यानी कि इसमें से कह रहा है कि कौन से 2 देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे या संबंधित थे। तो कौन शामिल थे? भारत, पाकिस्तान उस समय तो आजाद भी नहीं हुए थे भैया, तो ये शामिल कहाँ से रहेंगे? जर्मनी व इटली, हाँ ये शामिल थे। रूस, यूक्रेन ये भी नहीं होगा। रूस और यूक्रेन अलग नहीं हुए थे। यूक्रेन 1991 में जाके अलग हुआ था। ठीक है, वो 1939 से 45 में यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। और चीन और जापान नहीं, ये तो चीन आज़ाद ही नहीं हुआ था। चीन तो 50 में आज़ाद हुआ। चीन उससे पहले जापान का गुलाम हुआ करता था। ओके, तो ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। जर्मनी व जापान यही द्वितीय विश्व के देशों से संबंधित थे, जर्मनी और इटली। आगे हम लोग देखते हैं, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें से 5 संस्थापक देश थे। संस्थापक
ठीक है, और 20 बाकी अन्य देश थे। 5 तो संस्थापक थे, 20 अन्य देश थे, यानी कि टोटल 25 देशों ने प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिए थे, वो जो 1961 में हुआ था। 1961 में जो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें टोटल 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 5 तो संस्थापक देश थे और 20 अन्य देश शामिल थे। आगे हम लोग देखते हैं मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, तो मार्शल योजना क्या थी बउआ, तो हम जब क्लास करा रहे थे फर्स्ट ही थ्योरी का, तो उसमें बताए थे कि जब 1948 में क्या था ना कि अमेरिका द्वारा यूरोप के जो देश थे, गरीब देश, यानी कि द्वितीय वर्ल्ड वार में जो एक चौपट हो गए थे, साफ ही उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अमेरिका ने उनके सहायता के लिए एक आर्थिक योजना लाया। आर्थिक योजना मतलब पैसे वैसे दे के कुछ योजना बनाया कि आप हम पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके देशों में, आपके देशों का विकास करेंगे तो आपका देश जल्दी विकसित हो जाएगा। तो पश्चिमी, खास करके यूरोप के पश्चिम हिस्सों में अमेरिका के द्वारा एक आर्थिक योजना लाई गई थी। ठीक है, एक आर्थिक योजना लाई गई थी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में यूएसए के द्वारा एक आर्थिक योजना लाई गई थी, जिसको क्या कहा गया, मार्शल योजना। अब इसको मार्शल योजना क्यों कहा गया था, तो हम इसके बारे में बताए थे आप लोगों को कि यूरोप के अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए 1948 में अमेरिका द्वारा लाई गई एक आर्थिक योजना थी। क्या थी, आर्थिक योजना थी। अब वही सेम यही चीजें ये तो 1948 में लेके आया, लेकिन 19 फिर से यूएसएसआर के द्वारा 1949 में एक योजना लाया गया सेम ऐसे ही, उसका नाम था मोलोटो योजना। मोलोटो योजना। अब भैया यूएसए भी चाहता था कि हम पैसा देंगे यूरोप के देशों को तो हमारे पक्ष में बात करेगा, हमारे गुट में आके शामिल हो जाएगा। वही यूएसएसआर भी चाहता था कि भैया हम पैसा देंगे उन लोगों को, उनकी अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे तो हमारे पक्ष में आएगा, हमारे देश में हमारे अंदर आके सटेगा। यही होड़ चल रहा था दोनों देशों के बीच। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मार्शल योजना क्या थी, तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ठीक है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित क्यों किया जा रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई थी, तबाह हो गई थी, भूखमरी आ गई थी। ठीक है, इतना 6 सालों तक युद्ध लड़ा गया था यूरोप के द्वारा। देखोगे जितना मतलब भयंकर युद्ध हुआ है ना, आज भले यूरोप के जो विकसित देश हो गए हैं शांति की बात करते हैं कि दुनिया में शांति बहाल किया जाए, कहीं युद्ध ना होने दिया जाए, लेकिन ससुरा शुरू से देखो तो यही लड़ते आ रहे हैं। हम लोग उतना तो नहीं लड़े हैं, प्रथम विश्व युद्ध यही लड़ गए, द्वितीय विश्व युद्ध यही लड़ गए, शीत युद्ध यही लड़ रहे हैं। मतलब हम लोग को क्या समझ रखा है, सब लड़ता है यही और दुनिया में शांति बहाली की बात करता है यही, समझे। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्शल योजना लाई गई थी। आगे देखो, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे, तो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे बबुआ, तो नाटो से टोटल 12 राज्य संबंधित थे। जब नाटो की स्थापना हो रही थी तो 12 राज्यों ने मिलकर उसकी स्थापना किया था। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, ऑपरेशन स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध, ओके, उसी से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था, तो क्यूबा का मिसाइल संकट इनमें से किससे संबंधित हो सकता है, तो वो किससे संबंधित हो सकता है, ब्रिटेन से, तो नहीं, ब्रिटेन से नहीं, सोवियत संघ से हो सकता है। 3 देशों से हो सकता है क्यूबा मिसाइल संकट, एक यूएसए, एक यूएसएसआर, एक खुद क्यूबा। इसमें ना यूएसए है ना क्यूबा है, केवल है
यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोवियत संघ। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? एलडीसी का मतलब लो, एल से लो, डी से डेवलपमेंट, सी से कंट्री, यानी कि लो डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि अल्प विकसित देश। उसका फुल फॉर्म क्या होगा? अल्प विकसित देश। आगे हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, तो उसको उसी को तो शीत युद्ध के नाम से जाना गया, शीत युद्ध के रूप में जाना गया। आगे हम लोग देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बेलग्रेड न देके उस देश का नाम दे दिया है, जगह का नाम न देके उस देश का नाम दे दिया है। कौन से देश का? तो यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया का नाम दे दिया है। यहाँ बेलग्रेड, यूगोस्लाविया एक जगह का नाम है, जबकि बेलग्रेड एक जगह का नाम है, यूगोस्लाविया एक खुद देश है। यहाँ देश का नाम दे दिया, याद रखना। ओके, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व युद्ध शब्दावली का प्रयोग किया था? तृतीय विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग करने का जो कार्य किया था वो अल्फ्रेड सोवे थे। कौन? अल्फ्रेड सोवे। ये भी पूछा हुआ है 2023 में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, 2023 में। आगे हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली बात कर रहा है, तो दो ध्रुवीय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा काल आया था? शीत युद्ध। और शीत युद्ध में दो ध्रुवीय में बटा हुआ था दुनिया, और दोनों ध्रुवीय कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग का ओके, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो हमने कवर करा दिया। यहाँ इससे बाहर आप लोग को कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, कभी ना ही पूछा है और ना ही पूछेगा। ओके, टोटल 48 के आसपास क्वेश्चन आप लोग का कवर कर दिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में, खास करके उन दोस्तों में शेयर कर देना जो क्लास 11th और 12th में इस साल पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।